बोगी S7। सूरज को ढले हुए अभी कुछ पहर ही हुए थे कि सांझ का रंग सारे आसमान पर छा चुका था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आरपीएफ के 2 आदमी एक स्ट्रेचर लिए शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। आती ट्रेन के हॉर्न को सुनते ही उनमें से एक बोला, चल भाई, अपनी सवारी तो आ गई, लगते हैं काम पर। स्ट्रेचर ले दोनों व्यक्ति बोगी नंबर S6 की ओर जाने लगे, जहां से उन्हें एक लाश ले मुर्दाघर की ओर रवाना होना था। वैसे मरने वाले का नाम क्या बताया? रवि, जो कि होली की छुट्टियों में घर जाने के लिए उतावला था। वो खचाखच भरी चलती ट्रेन में आखिरी मिनट पर घुस गया। रवि को धक्के खाते खाते आधा घंटा हो चुका था, पर उसे ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं मिली। आखिरकार रवि को आगे बोगी में एक कंपार्टमेंट खाली दिखाई दिया और वो भागकर उसमें बैठ गया, जिसका बोगी नंबर था S7। रवि को एक पूरी बर्थ मिल चुकी थी और रवि अभी बर्थ पर लेटने को हुआ ही था कि सामने से आते एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बरखुरदार, ट्रेन का सफर सोकर व्यर्थ नहीं, बल्कि जागकर उसका लुत्फ उठाना चाहिए। रवि ने आवाज की दिशा में घूमकर देखा तो सामने एक बूढ़ा व्यक्ति अपना स्मोकिंग पाइप मुंह में दबाए उसकी ओर चला आ रहा था। जी, आपकी तारीफ तो की नहीं जा सकती, पर नाचीज का नाम राजेश प्रताप है। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम यंग मैन? जी, रवि झा। लगता है पहली बार ट्रेन में सफर कर रहे हो, तभी इतना भी नहीं जानते कि सोना है तो अपनी टिकट खुद बुक करानी पड़ती है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस होली के लिए घर जा रहा हूँ, ऊपर से सफर भी थोड़ा लंबा है तो सोचा एक झपकी ही मार लूं। और सफर तो बचपन में कई बार किया है, बचपन में, और आज तो मजबूरी भी थी, तो ऐसे ही। मतलब? जी, करीब 10 साल पहले मेरे पिता की मौत एक ट्रेन हादसे में हो गई और उसके बाद अकेले सफर करते हुए दिल का दौरा पड़ने से मेरी माँ और उसके 2 साल बाद मेरे छोटे भाई की मौत भी एक ट्रेन में हुई थी। तब से मेरे परिवार में ट्रेन के सफर को लेकर कुछ अलग ही धारणाएं हैं। अफसोस कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई, वरना मैं। यंग मैन, अफसोस करने का दिन नहीं है, आज तो सरप्राइज। प्रताप साहब और रवि में अभी बात चल ही रही थी कि अचानक टीसी हस्तक्षेप करते हुए टिकट मांगने लगा। रवि बिना टिकट सफर करने का अंजाम जानता था, पर कैश न होने के कारण वो टीसी की जेब भी गर्म नहीं कर सकता था। उसने टीसी से स्टूडेंट होने की मजबूरी के चलते सफर करने की दुहाई दी, पर टीसी टस से मस न हुआ और रवि को हड़काते हुए बोला, अरे रोज देखता हूँ तेरे जैसे, बिना टिकट सफर का फाइन 300 रुपया भर, वरना उतर अगले स्टेशन पर। अरे टीसी साहब, बेचारा सचमुच मजबूरी में घर जा रहा है, छोड़िए ना फाइन वाइन, आप मेरे साथ आइए। प्रताप साहब के जोर देने पर टीसी उनके साथ एक कोने में गया और उनसे 100 रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दिया। रवि जो अपनी सीट से झांक रहा था, वो ये देखकर हैरान था कि टीसी के हाथ में जो 100 रुपए का नोट था वो बेहद ही पुराना था। रवि ये देखकर थोड़ा हैरान जरूर हुआ, पर उसका ध्यान एक खूबसूरत औरत ने अपनी तरफ खींच लिया, जो गुलाबी साड़ी पहने हाथ में पर्स लिए रवि के सामने आ बैठी। रवि उसे देखकर अपने बाल संवारने लगा, पर इससे पहले कि रवि अपना दांव चलता, एक छोटा लड़का उसके बगल में आकर बैठ गया और बार बार एक ही जिद करने लगा, मम्मी, अपना फोन दो ना मुझे गेम खेलना है। ये सुनकर रवि के अरमान तो मानो पानी पानी हो गए। फिर भी उस औरत ने अपने बेटे को फोन देने के बाद रवि से हाथ मिलाते हुए कहा, माई सेल्फ प्रोफेसर सोनाली, और तुम? मैं रवि झा, बीटेक 3rd ईयर। इसी के साथ रवि और सोनाली के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते सोनाली रवि के साथ अपना बनाया हुआ खाना बांटने लगी। तभी अचानक रवि के बगल में बैठे प्रताप साहब अखबार पढ़ते हुए जोरों से हंसने लगे। ऐसा क्या पढ़ लिया सर, जो आप ठहाके लगाकर इतना जोर से हंस पड़े? इस आर्टिकल में लिखा है कि सर्बिया के राष्ट्रपति किसी सर्बियन डांसिंग लेडी के डर से अपने नागरिकों को घर से निकलने से मना कर रहे हैं। कितनी फालतू खबर है सर, भला इस जमाने में भी कोई भूत से इतना डरता है? तुम मानो या ना मानो, पर आज की तारीख में भी भूत होते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे आसपास ही भूत हो। हुए तो उनसे याद से हेलो कह दूंगा, पर ये भूत वूत पर मैं विश्वास नहीं करने वाला। तुम्हारे मानने या ना मानने से हमारा अस्तित्व नहीं मिटने वाला। रवि ये सुनकर दंग रह गया और अपना ध्यान भटकाने के लिए ट्रेन के दरवाजे की ओर जा अपनी सिगरेट सुलगाने लगा। पहले कश के बाद जैसे ही उसने राहत की सांस ली, अचानक से उसके कानों में कई लोगों के बेतहाशा दर्द से चिल्लाने की आवाज पड़ी तो वो दहल उठा। मगर जब उसने पीछे मुड़कर अपनी बर्थ की ओर देखा तो हालात एकदम सामान्य थे।
रवि ने इसे अपने मन का वहम समझ आधी जली सिगरेट को बाहर फेंकते हुए पास एक टॉयलेट में हल्का होने चला गया। रवि अपना काम कर फ्लश करने को हुआ ही था कि एकदम से उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसके होश ठंडे पड़ गए। टॉयलेट के पॉट में किसी की कटी हुई मुंडी थी जो रवि को गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी। रवि डर के मारे पीछे हटा और जैसे ही उसने हाथ धोने के लिए नल चालू किया तो उसमें पानी की जगह खून बहने लगा। रवि ये देख सर से पांव तक कांप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। सहसा वो उस टॉयलेट से बाहर निकला और अपने बर्थ की ओर दौड़ने को हुआ ही था कि अचानक ट्रेन का हॉर्न जोर से बजा। रवि कुछ समझता इससे पहले ट्रेन एक गहरी टनल में घुस चुकी थी और पूरे डिब्बे में लाइट्स का न जलना माहौल को और भयनुमा बना रहा था। रवि ने अपनी जेब से जैसे ही लाइटर निकाल उसे जलाया, उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसकी चीख निकल गई। सोनाली अपने बेटे को लिए उसके सामने खड़ी थी। सोनाली का माथा फटने के कारण खून से लाल था। वहीं उसके बेटे अभय का आधा चेहरा आग से झुलसा हुआ था। रवि का हलक अब डर से सूख चुका था और अब वो अपने कदम धीरे धीरे पीछे हटा रहा था कि तभी प्रताप जी पीछे से उसके कान में बुदबुदाते हुए बोले, मरखुरदा, लगता है अब तुम भूतों में विश्वास करने लगे हो। रवि ने जब प्रताप साहब को देखा तो वो बेसुध हो बेहोश हो गया क्योंकि प्रताप जी का आधा शरीर खून से सना हुआ था और उनकी एक आंख भी नहीं थी। बाद में जब रवि को होश आया तो उसने महसूस किया कि जैसे उसके मुंह पर ऊपर की बर्थ से कुछ टपक रहा है। रवि ने होश संभाला, रुमाल से अपना चेहरा पोंछा और अपने रुमाल को देख चीख उठा और चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये किसका खून मुझ पर टपक रहा है? ये खून तुम्हारे किसी अपने का ही है, चाहो तो एक बार खुद ही देख लो। सोनाली के इतना कहते ही रवि खड़ा हुआ और कांपते हाथों के साथ ऊपर की बर्थ पर लेटे व्यक्ति के चेहरे से कंबल हटाने लगा। कंबल हटाते ही रवि की धड़कन रुक सी गई और वो गहरी सांसें लेने लगा क्योंकि कंबल में लेटा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं, रवि का बाप था जो अपने ही खून में नहाया हुआ नशे में धुत था। बाबा, आप, ये सब क्या है? ये सब क्या और क्यों हो रहा है? कोई कुछ तो बताओ। रवि ने जवाब की उम्मीद में जब नजर घुमाकर देखा तो उसे वहां ट्रेन में बाकी मरे हुए पैसेंजर्स और टीटी की आत्मा दिखाई दी। प्रताप ने आगे बढ़े रवि का गला दबाते हुए उसे सच बताना शुरू किया। तुम्हारे पिता भी एक मालगाड़ी ड्राइवर थे। आज से ठीक 18 साल पहले जब हमारी ये शालीमार एक्सप्रेस अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी तो उसके बगल वाले ट्रैक पर हमसे काफी पीछे दूर तुम्हारे पिता की मालगाड़ी थी। ट्रैक में कुछ दिक्कत होने के कारण स्टेशन मास्टर ने तुम्हारे पिता को आगाह करना चाहा कि वो ब्रेक लगाकर वहीं रुक जाए, पर तुम्हारा पिता नशे में धुत था। तुम्हारे पिता की गलती का खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा क्योंकि अपनी मालगाड़ी के साथ उन्होंने जिस डब्बे को टक्कर मारकर ट्रैक से डीरेल किया वो यही बोगी S7 थी। तुम्हारे पिता की एक गलती के कारण हम सबके परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं अपने पति से 3 साल अलग रहने के बाद भी नहीं मिल पाई और प्रताप बाबू अपने पोते की शक्ल तक नहीं देख पाए। इतने साल भटकने और बदले की आग में जलने के बाद आज हमें मुक्ति मिलेगी। ये कहकर सभी ने रवि को दबोचना शुरू कर दिया और सैकड़ों की भीड़ के नीचे दब रवि ने अपना दम तोड़ दिया और अपनी आखिरी सांस ले वहीं मर गया। दोस्तों, हमारी ये कहानी उड़ीसा में हुए रेल हादसे से प्रेरित है और हमारी गहरी सहानुभूति और संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है।